को सबसे मुश्किल इस चैप्टर में जो चीज लगती है दैट इज लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर याद नहीं होता, बड़ा मुश्किल है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। और नीट में हमेशा क्वेश्चन भी आता है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़ा इजी है। बहुत बहुत सिंपल से मेथड से आज मैं आपको बताऊंगा, 2 मिनट में आपको ये सारे वॉल्यूम और कैपेसिटीज याद हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये पता हो कि क्यों हम ये लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज को स्टडी करते हैं। टू स्टडी, टू एक्सेस द एफिशिएंसी ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, की हमारा जो सिस्टम है वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, उसको स्टडी करने के लिए। और सेकेंडली जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं उनको डायग्नोज करने के लिए हमें इन लंग वॉल्यूम्स या लंग कैपेसिटीज को स्टडी करने की जरूरत पड़ती है, उनको फाइंड आउट करना पड़ता है। और इसके लिए बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बहुत बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है, जिसको हम स्पायरोमीटर कहते हैं। स्पायरोमीटर देखा आपने किसी ने? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दो टाइप के स्पायरोमीटर्स पहले ओल्डर टाइम में यूज किए जाते थे, बेल और पेन फॉर्म में। लेकिन आजकल एक इनहेलर की हेल्प से जो स्पायरोमीटर है वो आपकी सारी रीडिंग्स आपको प्रोवाइड कर देता है। आपको सिंपल इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, और आपको सारी कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स आपके लंग्स के मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड था कि क्यों हम उसको स्टडी करते हैं। अब मैजिक स्टार्ट करते हैं, जो सबसे मुश्किल वाला पार्ट है वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज का। बच्चों, ऐसा है जैसे एलकेजी में आपने एबीसीडी सीखी थी ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, वैसे ही आपको ये सारे वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज याद हो जाएंगे। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। स्टार्ट करें? लेट द मैजिक स्टार्ट। करना क्या है आपको? आपने एबीसीडी सीखी है सबने, तो आपको एक छोटा सा एम यहाँ पे बनाना है। एम आपने बना दिया, उसके बाद उसी पैटर्न पे एक बड़ा एम आपको बनाना है। एक छोटा एम आपने बनाया, उसके बाद एक बड़ा एम आपने बना दिया। लेट द मैजिक स्टार्ट। इसको आपने रोटेट कर देना है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे हमने इसको रोटेट कर दिया, तो 3 एबीसीडी भी सीख लिया आपने और 1 2 3 भी सीख लिया, तो 3 आ गया। आपको याद होगा हाईएस्ट वैल्यू होती है टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर के आसपास, और लोएस्ट वैल्यू किसकी होती है? सबसे कम वैल्यू किसकी होती है? याद है किसी को? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सबसे कम वैल्यू क्या होती है? रेजिडुअल वॉल्यूम। यस, आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम होता है सबसे कम, जिसकी वैल्यू होती है 1200 ml, और ये नियरली 6 लीटर एग्जैक्ट हम बात करें तो 5800 ml ये वैल्यू होती है। तो टॉप टू बॉटम दो दो याद हो गए आपको। अब इसको हम हटा देते हैं। अब आपको इन्हीं लाइंस को, ये आपकी टीएलसी हो गई, ये आपकी आरवी हो गई, बाकी जो 3 लाइंस बची उनको आपको एक्सटेंड करना है। 1 2, थोड़ा अलग कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 3। तो जो मिडिल लाइन है, जो सेंट्रल लाइन है, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, टीवी। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू यस 500 ml पर ब्रेथ, और पर मिनट करना हो तो आप इसको 14 to 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 से 8000 ml के बीच में पर मिनट आ जाती है वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू आ गया, थर्ड वॉल्यूम आपका आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया। नाउ द फोर्थ वन, टाइडल वॉल्यूम से ऊपर कल हमने ब्रीथिंग मैकेनिज्म डिस्कस किया था, तो पहले इंस्पायरेशन होता है कि एक्सपायरेशन? यस, पहले इंस्पायरेशन होगा। तो इंस्पायरेशन में हम क्या करेंगे? आईआरवी। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी? सॉरी, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी? दिस वन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये वाली क्या हो जाएगी?
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। सो टीवी के जस्ट ऊपर IRV की वैल्यू होती है 3000 ml और ERV की वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। सो पांचों के पांचों वॉल्यूम आपके आ गए। टॉप से हम शुरू करें तो TLC, उसके बाद IRV, टाइडल वॉल्यूम, ERV एंड RV। ये तो बात होगी आपके सारे वॉल्यूम्स की। बिल्कुल इजी है ना, समझ में आया? अगर आया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो एक बार फिर से आप इसको देखें, आप खुद बना के एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल 2 मिनट में आपको सारे वॉल्यूम्स याद हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। जो अब हम बात करते हैं किसकी? कैपेसिटीज की। कैपेसिटी क्या होती है भाई? कैपेसिटी किसको कहते हो आप? सम होता है ना। कैपेसिटीज क्या होता है? सम होता है। जो हमारे वॉल्यूम्स होते हैं उनका जो सम है, उनका जो एडिशन है, वो क्या कहलाता है? कैपेसिटी, राइट। तो अब जो हमारा m था उसी को आके लेके चल रहा है हम। जो हमारा स्मॉल m था वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाइटल कैपेसिटी, VC। वाइटल कैपेसिटी हो गया। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? ये लो जी, ये आपके बेटा वाइटल कैपेसिटी होगी। जो कैपिटल M था वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, वो कितनी होती है टोटल लंग कैपेसिटी? 5800 ml, राइट। अब आपको क्या करना है? आपके दो जो जो बड़ा M है, जो ये बड़ा वाला M है, जिसको हम ऐसे 3 कर देते हैं, इसको एग्जैक्टली दो हाफ में आप डिवाइड कर दें। इसको हमने दो हाफ में बीचों बीच हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो जो अपर हाफ होगा, अपर पार्ट होगा, TLC से ऊपर का जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। वो क्या कहलाएगा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कितनी होती है? 3500 ml होती है। दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज 3500 ml। और नीचे जो बॉटम वाला पार्ट होगा, ये वाला, ये क्या हो गया? IC हो गया। और जो बॉटम वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्या बच गया? FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC, जिसकी वैल्यू होती है 2300 ml, राइट। तो आ गया। ठीक है, तो ये आपके सारे वॉल्यूम्स हो गए। वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो 3 मिनट से 4 मिनट में बेटा आपको सारे वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज याद होगी। इससे इजी मेथड कोई हो सकता है तो आप बताएं मुझे। इससे इजीली कोई आपको याद करवा सकता है तो आप बताएं मुझे। अभी तो और मैजिक होना बाकी है। देखो, अभी मैजिक और होना बाकी है। मैजिक क्या होगा अब? लेफ्ट हैंड फिंगर रूल। ये मैंने बना दिया। फिंगर रूल नहीं कहेंगे, मेथड कह देते हैं इसको। लेफ्ट हैंड फिंगर मेथड। ये 1 2 3 4, ये रफली आपने अपना लेफ्ट हैंड बना दिया। और लेफ्ट हैंड में आपको पता है क्या क्या होता है? इंडेक्स फिंगर होती है। इंडेक्स के बाद कौन सी आती है? मिडिल फिंगर होती है। मिडिल के बाद कौन सी आती है? रिंग फिंगर होती है। और ये कौन सी होती है? लिटिल फिंगर होती है। तो चार फिंगर्स होती हैं आपके हैंड में। इन्हीं का मैजिक है, इनके हेल्प से आप सारे कैपेसिटीज को याद रख सकते हो। देखिए आप, ये देखिए, ये इंडेक्स, मिडिल, रिंग एंड लिटिल फिंगर। अब हमने हर फिंगर के लिए एक वॉल्यूम को असाइन किया है। इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मिडिल फिंगर किसको शो कर रहा है? टाइडल वॉल्यूम को। रिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो लिटिल फिंगर है सबसे छोटी सबसे नीचे रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये चारों फिंगर्स वॉल्यूम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए अब देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या पढ़ा था हमने। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट। तो ये दोनों फिंगर्स को आप अगर रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ गया, IRV प्लस TV। चलिए एक कैपेसिटी आ गई। अब लास्ट की दोनों फिंगर्स, आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ERV प्लस RV, इससे क्या आ जाएगा? इससे क्या आ गया? FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। पहली दो से क्या आया था आपका? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। लास्ट की दोनों से क्या आ गया? FRC। ओके, अब पहली दो में अगर ये तीसरी भी ऐड कर दें, रिंग फिंगर भी ऐड कर दें, IRV पहली थी, इंडेक्स फिंगर, देन टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद ERV, ये तीनों फिंगर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगी? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV। तीसरी कैपेसिटी आपकी आ गई। और अगर हम चारों फिंगर्स को एक साथ ऐड कर दें लाइक दिस, तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV। तो आप बैठे बैठे भी याद कर सकते हैं। पहली फिंगर IRV, दूसरी TV, तीसरी ERV, चौथी RV, पहली दो IC, लास्ट की दो FRC, तीन VC और चारों TLC। क्लियर? अब इससे इजीली कोई चीज आ सकती है क्या आपको? आप बताएं। अब लास्ट में एक और प्रॉब्लम आती है, या एक और प्रॉब्लम की तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है। क्या होता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू क्या आती है? कि जैसे आपको पूछ लिया TLC की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 5800 आ गई, ठीक है। आपसे पूछ लिया VC की, VC इंडिविजुअली पूछेगा, आप लिख दोगे 4600 ml। लेकिन अगर इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो क्या करोगे आप? पहले हम बात करते हैं कैपेसिटीज की। इधर कैपेसिटीज देखते हैं। TLC सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय VC, देन IC एंड FRC, राइट। TLC कितना हो जाता है? TLC की वैल्यू होती है 5800, उसके बाद 46, IC इज 35, सॉरी, एंड FRC सबसे कम 23। और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, वॉल्यूम को याद रखने की बहुत सिंपल ट्रिक है। सबसे कम TV, उसके बाद ERV, RV रेजिडुअल वॉल्यूम एंड IRV। वैल्यू वाइज चलते हैं। TV कितना होता है? 500 ml। ERV क्या होता है? 1100। रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 एंड IRV इज 3000। क्लियर? तो अगर आपको याद रखना हो तो ये लो टू हाई, लो टू हाई, अगर वॉल्यूम आपको याद रखना है तो आप सिंपल तेरी याद रख लीजिए। टाइडल, एक्सपायरेटरी रिजर्व, रेजिडुअल वॉल्यूम, IRV। तेरी से आपको सारे के सारे वॉल्यूम्स इजीली याद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कैपेसिटीज की बात करें, थोड़ा सा एक प्रॉपर लाइन नहीं बनती, लो से हाई जाएंगे इसमें भी। तो फिर से FRC, फिर से IVT, फिर से IVT। ये थोड़ा सा ओड है बट आप याद रख सकते हैं। पर तेरी वो जो वॉल्यूम्स को याद रखना है बड़ा इजी है, लो टू हाई। फिर भी अगर आपको कुछ याद ना रहे चैप्टर में, फिर भी कुछ आपको लगे कि कुछ रह गया है, तो स्टिल यू कैन गो थ्रू दिस। एक बार आप फिर से ट्राई करें, 2 से 3 बार अगर आप ट्राई करेंगे, M
स्मॉल एम, कैपिटल एम, 90 डिग्री रोटेशन, ये आपको सारे याद हो जाएंगे, राइट। गैस एक्सचेंज, बेटा गैस एक्सचेंज अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो O2 और जो CO2 होता है उनका एक्सचेंज होता है, और ये एक्सचेंज दो टाइप का होता है। इट इज एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है गैस एक्सचेंज की, इट इज अ पैसिव प्रोसेस, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये काम होगा। जब सिंपल डिफ्यूजन होगा तो उसमें कोई एनर्जी की एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो इट इज अ पैसिव प्रोसेस। अब ये एक्सचेंज दो जगह पे होता है। पहला जो पॉइंट है, पहला जो एरिया है वो बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई, और इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा जो है वो बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, विच इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। सो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैस एक्सचेंज होगा, एंड एल्वियोलाई आर प्राइमरी साइट फॉर गैस एक्सचेंज, क्योंकि सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में ही गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर। अब होता कैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होगा? जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, PO2 जिसको हम कहते हैं, वो एल्वियोलाई में ज्यादा होगा, एल्वियोलाई में हाई है एज कंपेयर टू इन ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी में वो कम है, बट एल्वियोलाई में वो हाई है। एल्वियोलाई में वो होता है 104 mm ऑफ Hg। ये यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, जबकि यहां पे कितना है 95 ओनली। ठीक, तो हाई से लो प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो जो गैस थी वो कहां से आ गई, कहां से कहां पे आ गई, एल्वियोलाई से ब्लड में आ गई। CO2 के केस में उल्टा हो जाएगा, जस्ट पूरी प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। CO2 के केस में क्या होगा, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो कहां पे ज्यादा होगा, एल्वियोलर एयर में कम हो जाएगा, एल्वियोलर एयर में लेस होगा। वो कितना है, जस्ट 40 mm ऑफ Hg। जबकि वो कहां पे, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, इट इज 45 mm। ये हाई हो गया, तो CO2 डिऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाएगी, और O2 जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज की तरफ हो जाएगी। इसलिए दोनों का जो मूवमेंट है दोनों गैसेस का, O2 और CO2 का, वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है। अब एक तीसरी और इंपॉर्टेंट गैस होती है जिसको हम नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन का मूवमेंट क्यों नहीं होता है, नाइट्रोजन क्यों एक्सचेंज नहीं होती, जबकि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है नेचर में, उसका अमाउंट सबसे ज्यादा है। बिकॉज जो Pn2 है, पार्शियल प्रेशर जो है नाइट्रोजन का, वो सेम रहता है एल्वियोलाई में और ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड में। इट रिमेन सेम 537 mm Hg, ये सेम रहता है, इसलिए इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन में उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन में जो PO2 है, इंटरनल रेस्पिरेशन में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो कहा ब्लड कैपिलरीज में कितना होगा, 95 mm। ठीक है, और बॉडी सेल्स में कितना होगा,
40. So again there is a downward movement. लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर PCO2 की बात करूं, ये हम इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में हो रहा था? इट इज बिटवीन, बताओ बेटा, दूसरा रेस्पिरेशन कहां हो रहा? बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स. ठीक है, तो यहाँ पे PCO2 जो बॉडी सेल्स में है वो कितना है? 45. राइट. और कैपिलरी में कितना हो जाएगा ये, या कितना होता है? कैपिलरी में 40. तो ब्लड सेल से किसकी तरफ आ गया? कैपिलरीज में. तो जो CO2 है वो टिश्यू सेल से कैपिलरीज में चली जाएगी. अब यहां तक आते आते इस एक्सचेंज की वजह से जो ब्लड था वो कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया. ब्लड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड. तो ये हार्ट से कहां चला जाएगा? लंग्स में, फॉर प्यूरिफिकेशन. तो ये जो पूरी प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये डिपेंड करती है इन 4 फैक्टर्स पे. ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इन पे ये पूरी प्रोसेस डिपेंड करेगी. प्रेशर ग्रेडियंट की हमने मेनली बात कर ली अभी तक. प्रेशर ग्रेडियंट कैसे अफेक्ट करता है एक बार फिर से हम देखते हैं. ये देखिए, इंडिविजुअल प्रेशर किसी भी गैस का, गैस के जो मिक्सचर में है उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, जिसको हम P से लिखते हैं, जैसे PO2, BCO2, PN2. राइट. तो पार्शियल प्रेशर O2 और CO2, क्योंकि ये दोनों मेन रेस्पिरेटरी गैसेस है हमारी, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर एयर में, एल्वियोलाई में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है. अभी हमने स्टार्ट किया एल्वियोलाई और डीऑक्सीजनेटेड के बीच में. ये था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के केस में हमने देखा था. ये इंटरनल रेस्पिरेशन के केस में हमने देखा था. सेम वे. सो इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो गैसेस है वो मूव करती है. 104 से 95, 40 टू 45 तो CO2 बाहर की तरफ मूव करती है और O2 अंदर की तरफ टिश्यूज के पास पहुंच जाती है. लो लो, हाई हाई. N2 का सेम रहता है, सो देयर इज नो नेट मूवमेंट. दूसरा जो फैक्टर था कि देखें, ये एक्सपायर्ड एयर और इंस्पायर्ड एयर में आप देख सकते हो, ये वही वैल्यूज हैं. एनसीईआरटी का डायग्राम है. राइट. तो जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है एयर तो वो कहां चली जाएगी? हार्ट में. और हार्ट से कहां चली जाएगी? लंग्स में, फॉर प्यूरिफिकेशन, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से. तो ये आपको वैल्यूज याद रखना जरूरी है. आप ग्रेजुअल डिक्रीज देखेंगे ऑक्सीजन के केस में और इंक्रीज देखेंगे इन केस ऑफ CO2. चलिए, तो ये वाला पोर्शन आपको ध्यान में रहेगा. PO2 एल्वियोलाई में हाई, कैपिलरीज में लो. सो O2 का डिफ्यूजन कहां से कहां हो गया? एल्वियोलाई से कैपिलरी में. CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा थी, एल्वियोलस में कम है, तो एल्वियोलाई में आ गई. दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. जो CO2 की सोल्युबिलिटी है वो हमारी O2 से ज्यादा होती है, 20 से 25 टाइम ज्यादा. तो इसका मतलब CO2 ज्यादा फास्टली डिफ्यूज करेगी थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. तो O2 सोल्युबिलिटी डिफरेंस है, ये देखें आप, स्पीड से आपको पता चल जाएगा. CO2 की सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, 25 टाइम्स तक ज्यादा है एज कंपेयर टू O2. थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कई बार. जो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन बहुत थिन है. ये 3 लेयर से मिलकर बनी है, फिर भी इसकी थिकनेस कितनी होती है? 0.5 मिलीमीटर. तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही इफेक्टिव गैस एक्सचेंज होता है. तो इसमें जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर जो है दैट इज, या जिसको हम इनर मोस्ट लेयर कहते हैं, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम. दिस वन, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ alveoli. Second layer is known as endothelium, this one,
एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलाई कैपिलरीज, एंड थर्ड वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। एंड एवरी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, आप याद रखें बेटा, हर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में एक डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती है कि पर मिलीमीटर वो कितनी गैस को डिफ्यूज कर सकती है अपने में से, दैट इज नोन एज डिफ्यूजिंग एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ ए मेम्ब्रेन। तो हर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की अपनी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती है। तो आपको याद रखना है तीनों मेम्ब्रेन, स्क्वेमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, अंदर की तरफ स्क्वेमस एपिथेलियम और बाहर की तरफ एंडोथेलियम हो जाएगा। फोर्थ फैक्टर जो आता है, आपको याद होगा, लंग्स के बीच में अंदर जाके जब ट्रैकिया डिवाइड करता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, तो उसकी वजह से जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 70 मीटर स्क्वायर तक हो जाता है, विच इज इक्वल टू अ टेनिस कोर्ट। और इतना ज्यादा इफेक्टिव ब्रांचिंग की वजह से जो एफिशिएंसी है गैस एक्सचेंज की, वो भी बढ़ जाती है।